हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने चल रहे हैं जिसपे यूट्यूब पे महासंग्राम छाया हुआ है। लगातार मेरे कलीग्स ये पूछ रहे हैं मेरे नीट रिजल्ट 2024-2025 में क्या हुआ है कि स्कैम स्कैम करके पूरा यूट्यूब छाया हुआ है। तो आज बात करने चल रहे हैं नीट रिजल्ट 2024 और 2025 में। देखो, मैंने कहीं पर भी स्कैम वर्ड का यूज किया ही नहीं है। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं केवल व केवल नीट रिजल्ट 2024 और 2025। ठीक है, तो चलो देखते हैं नीट एग्जाम देता कौन कौन है। देखो भाई, आपको पता है कि क्लास 12th में ना, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो एक स्ट्रीम बनती है आपकी मैथ्स ना। क्या बनती है? आपकी मैथ्स। और एक बनती है आपकी बायो। क्लियर है? मैथ्स में के जो बच्चे होते हैं वो आईआईटी जेई का पेपर देते हैं, आईआईटी जेई का पेपर देते हैं। ठीक है, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं वो देते हैं नीट का एग्जाम। क्लियर है? अब देखो भाई, नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है और इस एग्जाम को कराता है एनटीए। ठीक है, एनटीए। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, पूरे नीट एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो आपके नोएडा 62 में है। ठीक है, नोएडा 62 में एनटीए का ऑफिस है। ठीक भाई, तो रिजल्ट में हुआ क्या है? देखो भाई, नीट का जो एग्जाम होता है ना, उसमें 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक एक चीज करके धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। देखो, बायो में 2 पार्ट बनता है, एक जूलॉजी और बॉटनी। ठीक, इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, करने होते हैं। इसमें भी 45 क्वेश्चन, मतलब अगर बायोलॉजी की बात करें तो टोटल वहां से 90 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन बायो से। ठीक, और आपको फिजिक्स में 45 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में भी आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करने होते हैं वो कितने करने होते हैं भाई? 180 टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 180। ठीक, क्लियर है? किसमें से? बायोलॉजी के 45, जूलॉजी के 45 और बॉटनी के। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक, ये तुम्हारे केमिस्ट्री के 45 और फिजिक्स के 45, टोटल मिला के हो गए तुम्हारे 180 मार्क्स। पर क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो यहां टोटल नंबर आप बनते हैं आपको 720 मार्क्स। कितने मार्क्स बनते हैं? 720 मार्क्स। मतलब जो नीट का पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है, जिसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 90 क्वेश्चन बनते हैं। 90 क्वेश्चन का मतलब जूलॉजी में 45 और बॉटनी में आपके 45। क्लियर है? इसी तरीके से फिजिक्स के आपके 45 और केमिस्ट्री के 45। क्लियर है? और पर क्वेश्चन जो राइट आंसर होता है उसमें आपको 4 मार्क्स सही मिलते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स राइट क्वेश्चन पे मिलते हैं। और जो निगेटिव मार्किंग होती है, जो निगेटिव मार्किंग होती है, क्लियर है, जो निगेटिव मार्क्स होता है वो -1 का होता है। मतलब आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो वहां पर आपके मार्क्स कटेंगे 4। और कोई क्वेश्चन आपने अगर रॉन्ग कर दिया है तो वो 4 मार्क्स राइट वाले भी कट गए और 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो गया। तो यहां पर मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं 722। ठीक है भाई, ये रिजल्ट आया आपके 4 जून। इसी दिन एक रिजल्ट और आने वाला था इलेक्शन का ना। पहले ये जानते हैं, जो नीट का जो एक्सपेक्टेड डेट थी रिजल्ट की, जानते हो कब थी? 14 जून थी। 10 दिन पहले दे दिया। अब 10 दिन जब पहले दिया, और बच्चे क्या होते हैं आपको पता ही, खुराफाती होते हैं। बच्चों ने कुछ ऐसे एडमिट कार्ड निकाल लिए जिसमें कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे वो कितने थे? 718 मार्क्स थे। ठीक है, 718 मार्क्स और 719 मार्क्स। कितने में से? 720 में से। अब देखो,
ये पॉसिबल ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं पॉसिबल होते, इसको समझते हैं। देखो भाई, सपोज करो यहां पर किसी बच्चे ने 179 क्वेश्चन उसके राइट हो गए, ठीक। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके यहां जो मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई, ये बनेंगे 716 मार्क्स। क्लियर है? कब? और एक क्वेश्चन छोड़ देगा, एक क्वेश्चन वो छोड़ देगा, मतलब 1 क्वेश्चन जब वो लेफ्ट करेगा, 1 क्वेश्चन वो क्या करेगा, लेफ्ट करेगा, ठीक है, छोड़ देगा, तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 716 मार्क्स। क्लियर? अगर किसी एक बच्चे के 179 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक भाई, क्लियर है, और उसने भाई 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो भाई क्या होगा, 4 मार्क्स तुम्हारे कौन कटेंगे, जो राइट वाले, और 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या होगा, उसके मार्क्स बनेंगे कितने, 715 मार्क्स, जब वो ऑल अटेम्प्ट करेगा। वो जब ऑल अटेम्प्ट करेगा तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे 715 मार्क्स, और जब वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन छोड़ देगा तो उसके मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे 716 मार्क्स। क्लियर? तो भाई ये नंबर पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। अब देखो, जब जब आपका 4 जून को रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चों के हाथ ऐसे एडमिट कार्ड आ गए जिसपे जो मार्क्स थे 718 और 719। तो बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियोस बनाया और कई बच्चों ने मेल किया, कई टीचर्स ने एनटीए को मेल कर दिया। तो एनटीए की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आता है, एनटीए ने यह बताया कि हम लोगों ने गेस मार्क्स दिया है। गेस मार्क्स तो भाई अच्छी बात है, तो पहले अब गेस मार्क्स को समझते हैं, किन बच्चों को गेस मार्क्स दिया गया। ठीक है भाई, देखो कुछ एक्स सेंटर थे, ठीक है, नाम नहीं लेते हैं, एक्स सेंटर थे कहीं पूरे इंडिया के। वहां पर प्रॉब्लम ये हुई कि वहां उस सेंटर पे हिंदी मीडियम के भी बच्चे थे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी थे। और आपने जब भी कभी एग्जाम दिया होगा तो जो पेपर होता है उसी के साथ उसकी एक ओएमआर आती है ना, अलग से तो आती नहीं है। यहां क्या एक प्रॉब्लम हुई, यहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कम होते हैं, उनको पेपर दे दिया गया इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक है, उनको पेपर दे दिया गया इंग्लिश मीडियम वाला। क्लियर है? और जो इंग्लिश मीडियम के थे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, उनको बाईलैंग्वेज दे दिया। बाईलैंग्वेज का मतलब होता है दोनों लैंग्वेज में पेपर प्रिंट होता है, ठीक है भाई, बाईलैंग्वेज दे दिया। तो इंग्लिश वाले बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में जब पेपर दे दिया गया तो उनको पेपर समझ ही नहीं आ रहा था। हंगामा शुरू हो गया सेंटर पे। जब हंगामा शुरू हुआ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, मतलब 30 से 40 मिनट या 1 घंटे बाद, यहां पर पेपर उनके चेंज कर दिए गए। ठीक भाई, अभी ध्यान रखना, यहां पर क्या हुआ, पेपर चेंज कर दिए गए। ठीक, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया, इंग्लिश वाले मीडियम को वाले बच्चों को कोई दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम ये आई, ध्यान समझिएगा, प्रॉब्लम ये आई कि भाई ओएमआर वही थी। क्या थी? ओएमआर वही थी। मतलब यार ना, ओएमआर और पेपर का ना कोई मैच ही नहीं था। इनका क्या था? मैच ही नहीं था भाई। आप सपोज करो आपने एम सेट पेपर दिया है, ये हम लेट, तो आपको एम सेट का ही ओएमआर तो मिलना चाहिए। अब किसी बच्चे ने एम सेट का पेपर लेके वाई सेट की ओएमआर फिल कर दिया है, तो कहां से उसके क्वेश्चन सही होंगे? सही है कि नहीं? क्योंकि वो तो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आंसर की सही होती है, फिर की फिक्स होती है, डाला और राइट आंसर देके वो निकाल देता है। क्लियर है? अब आपको एक चीज प्रॉब्लम ये समझ में आई होगी, पेपर दूसरा था, ओएमआर दूसरी थी।
अब बच्चों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब जब बच्चों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो उस सेंटर के कुछ बच्चों को गेस मार्क्स दे दिया गया। अभी ये गेस मार्क्स इतने इजिली वे में नहीं दिया गया। अब समझिए, इन बच्चों में से कुछ बच्चों के पेपर 6:30 बजे के बाद भी कराए गए, कि ऐसे बच्चे जिनको पेपर गलत मिल गया था उनका पेपर हुआ 6:30 बजे से। क्लियर है? दोबारा सोचिए, वो बच्चा तुम्हारा 2 बजे से निकला हुआ है, 2 बजे से सेंटर के अंदर इंटर कर गया है और वो 9:30 बजे अपने घर पहुंच रहा है, पेपर देके निकल रहा है। यार उस बच्चे की मेंटली हेल्थ के बारे में समझो। हम लोग के पास छोटी सी एक कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग के पेपर खराब हो जाते हैं। उस सेंटर पे इतने हंगामे हो रहे थे और उस सेंटर पे इतने हंगामे होने के बाद भी कई बच्चों ने 6:30 बजे के बाद भी पेपर दिया। क्लियर है? अब देखो, उन बच्चों को जो पेपर दिया गया ना, उन बच्चों को जो पेपर दिया गया, तो कुछ बच्चों के पेपर 6:30 बजे के बाद हुए। अब 6:30 बजे के बाद हुए तो उन बच्चों ने जब पेपर दिया तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को गेस मार्क्स दिए गए। क्लियर है? ये तो अच्छी बात हुई, इस चीज को समझते हैं, गेस मार्क्स दिए गए। अब सपोज करो कोई एक्स सेंटर है ना, ध्यान से सुनिएगा, तो एक्स सेंटर है, उस पर स्टूडेंट पाया होगा 400 भी मार्क्स पाया होगा, 500 भी मार्क्स पाया होगा, 600 भी मार्क्स पाए होंगे स्टूडेंट और 650 भी पाए होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब सपोज कर लो आप कि वहां पर जो गेस मार्क्स दिया गया है वो 80 मार्क्स दिया गया है, 80 मार्क्स गेस मार्क्स दिया गया, तो चलो इसके लिए तो ठीक है, इसके लिए तो ठीक है। अब देखो यहां पर आ गया 480 हो गया, चलो अच्छी बात है ना। यहां 580 हो गया, यहां पे 680 हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। यहां पर प्रॉब्लम आ गई, क्यों? क्योंकि जो यहां टोटल बना वो 730 मार्क्स का बन गया। क्लियर है? अब जब 730 मार्क्स बन गए तो यार पेपर तो तुम्हारे 720 के ही होने थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हुई। तो एनटीए को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, मेल किया ना, तो वहां पे उनका एक्सप्लेनेशन आया कि 1500 अप्रोक्सीमेट बच्चों को गेस मार्क्स दिए गए। उनका बेसिस क्या था, कोई एक्सप्लेनेशन एनटीए ने अभी तक नहीं दिया है, या लिस्ट ने अभी एनटीए ने जारी नहीं करी है कि किन किन बच्चों को गेस मार्क्स दिया गया है, उसका क्या रीजन था, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अब आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो फिर एक प्रॉब्लम यहां पर आई कि बहुत सारे बच्चों के 720 मार्क्स आ गए। अब देखो 720 में से 720 मार्क्स ना 67 बच्चों के आए। अब यार 67 बच्चों के अगर 720 में 720 मार्क्स आ गए तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई ना। यार आप पहले ये समझो, एम्स में लिमिटेड सीट होती है और उसका एक क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 720। अब जब 720 हो रहा है और बच्चा सपोज करो जिसकी लास्ट रैंक आई है 720 के बाद, उस बच्चे की फॉल्ट क्या है, उसने अपनी जिंदगी का बेस्ट एफर्ट डाला, पेरेंट्स ने बेस्ट एफर्ट डाला, टीचर्स ने बेस्ट एफर्ट डाला, 720 में 720 लाया और उसको दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? चलो यहां तक सही था। दूसरी प्रॉब्लम, मतलब यार कैसे इतना पॉसिबल हो सकता है कि यार 67 स्टूडेंट पूरे में पूरा पा जा रहा है। दूसरी चीज एक प्रॉब्लम आई, एक्स कोई सेंटर था, ठीक है, एक्स कोई सेंटर था, उसी सेंटर में से 5 से 6 बच्चों के 720 में 720 मार्क्स आए। ठीक है, 5 to 6 स्टूडेंट के 720 में से 720 मार्क्स आए और उनके जो रोल नंबर है ना वो आगे पीछे हैं, उनके जो रोल नंबर है वो भी क्या है, आगे पीछे हैं। तो यार 720 में 720 कैसे मार्क्स आ सकता है और एक ही सेंटर से, बात पच नहीं रही है मेरे। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम समझ गए ना आप? फिर जब बच्चों ने इस पे बहुत सारी रिसर्च करी तो ऐसा पाया गया
कि ऐसा एक सेंटर पे नहीं हुआ है इंडिया के, वाई सेंटर पे भी, वाई सेंटर पे, जेड सेंटर पे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ही सेंटर में से, एक ही सेंटर है और उनके 720 में से 720 मार्क्स पाए गए। तो यार पॉसिबल ही नहीं है भाई, देखो सीधी सी बात है कि एक ही सेंटर का बच्चा हो और 720 में 720 पा जाए। तो एनटीए ने एक्सप्लेनेशन दिया कि उन बच्चों को गेस मार्क्स दिया गया है। यार पॉसिबल ही नहीं है यार, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, पहले तो ये समझते हैं। दूसरी चीज, एक बच्चा है आयुषी पटेल, आयुषी पटेल नाम का बच्चा है, उसकी जो ओएमआर है ना, उसके अप्रोक्सीमेट जो मार्क्स बन रहे हैं ना, वो 715 मार्क्स बन रहे हैं। कितने में से? 720 मार्क्स में। क्लियर है? अब समस्या उसकी ओएमआर में ये आ गई है कि उसका रिजल्ट ही जनरेट नहीं हुआ था। तो उसने एनटीए को मेल किया, और जब मेल किया तो उसकी तरफ से एनटीए ने रिप्लाई दिया और उसकी एक पिक भेजी। तो जब उसने पिक ये भेजी तो ये देखा गया कि उसकी ओएमआर में जो उसने फिल किया हुआ है वो एकदम क्लियर है, बट उसकी जो ओएमआर है वो क्या है? डैमेज है। यार पहले ये समझो, वो बच्चा कितना सिंसियर होगा अगर उसने 720 में 715 मार्क्स गेन कर लिए हैं। क्लियर है? तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता है कि वो अपनी ओएमआर फाड़ के जमा करेगी। ठीक, हाँ वो बच्चा फाड़ के जमा कर सकता है जिसके पास 100 मार्क्स आने वाले थे, 50 मार्क्स आने वाले थे, वो जमा कर सकता है, मान सकते हैं। लेकिन यार इतना सिंसियर स्टूडेंट है, देखने से लग रहा है कि अगर स्कैम ना हुआ होता तो क्या पता उसको भी दिल्ली एम्स मिल जाता, वो अपनी ओएमआर फाड़ के जमा करेगी? नहीं पॉसिबल। हाँ मानते हैं, चलो फट गई, एक रीजन हो सकता है XYZ, किसी भी तरीके से फट गई, यार उसका रिजल्ट आपको देना चाहिए पहली चीज। चाहे उसको मैनुअल चेक कराइए, चाहे जैसे चेक कराइए, अगर स्टूडेंट एवरेज होता तो बात ही ना आती। लेकिन वो बच्चा आपका 715 मार्क्स गेन कर रहा है और आपने रिजल्ट उसका नहीं दिया हुआ है। क्या पता उस बच्चे ने सही से ओएमआर फिल किया हो और जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहां पे किसी टीचर की मिस्टेक से वो ओएमआर फट गई। अब बताओ उस बच्चे का क्या होगा? क्लियर है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नीट एग्जाम में इतने सारी मिस्टेक आ रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप उस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करा दो, रीनीट करा दो। ठीक है भाई? और सभी बच्चे खुश हो जाएंगे, सभी, कुछ नहीं होने वाला, किसी टीचर का, किसी बच्चे का, किसी पेरेंट्स का कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन केवल व केवल इसमें जो हरेसमेंट हो रहा है वो पेरेंट्स का हो रहा है और बच्चों का हो रहा है। तो यार आप कृपया करके, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा एग्जाम करा दीजिए। चाहे आप 1 मंथ के बाद कराइए, चाहे 2 मंथ के बाद कराइए, चाहे 15 दिन के बाद करा दीजिए। आप एक नोटिस निकालिए, उसके बाद एक रीनीट करा दीजिए, और जब रीनीट कराइए तो भाई सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, फिर कहीं प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।